हेलो पीपल, आई एम अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे लेक्चर 2 ऑफ ओसीएम सब्जेक्ट। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने हमारे ओसीएम सब्जेक्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था एंड हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था। हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं? चैप्टर 1 का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखने वाले हैं। इससे क्या होगा, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है एंड चैप्टर 1 हमारे लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1। हमारे चैप्टर 1 का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? हम ह्यूमन बीइंग जो काम करते हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसे कहा जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज। हम क्यों काम करते हैं? बिकॉज हमारे कुछ नीड्स एंड वांट्स है ना। ह्यूमन बींग्स के अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स है। वो सारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, कुछ काम करते हैं हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसे कहा जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय एन ह्यूमन बींग आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। आए समझ में? जब हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे हमारा कुछ मकसद होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होता है कि जब हम काम करेंगे, जब हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए? कंसिडरेशन मिलना चाहिए, है ना। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना चाहिए। जब हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, जब हम काम करेंगे, हमें बदले में कुछ मिलना चाहिए, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। जरूरी नहीं है कि आपको बदले में पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। सुकून भी मिल सकता है, शांति भी मिल सकती है, सेटिस्फैक्शन भी मिल सकता है। यह भी एक तरह का क्या है? कंसिडरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हमारे पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, तब हमको क्या बदले में पैसे मिलते हैं क्या? हम हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं क्या कि हमने आपकी हेल्प की है, लाओ हमारे पैसे? नहीं, है ना। तब हमें हेल्प करने से हमें क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। यह भी एक तरह का क्या है? कंसिडरेशन है। सो कंसिडरेशन का फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। कंसिडरेशन का फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इनटू टू पार्ट्स। एक को कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक को क्या कहा जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसी एक्टिविटीज वैसा कंसिडरेशन मिलेगा, लेकिन कंसिडरेशन का फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम कौन सी एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। है समझ में? इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हमको बदले में क्या मिलना चाहिए? कंसिडरेशन मिलना चाहिए, है ना। कंसिडरेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो कंसिडरेशन किस फॉर्म में रहेगा? उसका नाम क्या है? नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। हमें जो कंसिडरेशन मिलेगा उसका नाम क्या है? नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या है? जिसमें पैसे से रिलेटेड ना हो, जो पैसे से रिलेटेड ना हो। आए समझ में? तो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का क्या मतलब है? हम जो एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको बदले में कंसिडरेशन तो मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। हमें बदले में क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन बोल लो, शांति, सुकून मिलेगा। आए समझ में? इसे क्या कहते हैं? नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन कब मिलेगा? जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन किस फॉर्म में रह सकता है? लव, अफेक्शन, है ना, हेल्प,
सोशल सर्विस, रिलीजियन एंड एक्सेट्रा। हेल्प, इफ हम किसी की हेल्प करते हैं, चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर हो, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, जब हम हेल्प करते हैं तो हम क्या बदले में पैसा लेते हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, सुकून के लिए हम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये क्या है? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। ठीक है। रिलीजन, बहुत से लोग हैं जो मंदिर मस्जिदों में काम करते हैं, लेकिन वो लोग क्या पैसा लेते हैं क्या? नहीं, वो लोग किस लिए काम करते हैं? क्योंकि उनको सुकून मिलता है ना? तो वो क्या है? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। तो ये कंसिडरेशन कौन से? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। ठीक है। द एक्टिविटीज दैट वी आर परफॉर्मिंग विदाउट कंसिडरिंग द मनी और मनीज वर्थ, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमें बदले में कौन सा कंसिडरेशन मिलता है? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। आए समझ में? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तब हमें बदले में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन। लेकिन वो कंसिडरेशन किस फॉर्म में रहेगा? मॉनेटरी फॉर्म में रहेगा। तो उसे कौन सा कंसिडरेशन बोलते हैं? मॉनेटरी कंसिडरेशन। मतलब जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तब हमको बदले में क्या मिलता है? पैसा, मनी और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई वस्तु जिसे बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं, उसे कहते हैं मनीज वर्थ। अगर आपको पैसा या मनीज वर्थ मिल रहा है तो हम क्या कहते हैं? हमें क्या मिला? मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला। मॉनेटरी कंसिडरेशन कब मिलता है? जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। आया समझ में? इसलिए जैसी एक्टिविटीज वैसा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। इफ हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। इफ हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कौन सा कंसिडरेशन मिलेगा? मॉनेटरी कंसिडरेशन। आए समझ में? इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में बांटा गया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आए समझ में? हमने कौन से फील्ड ऑप्ट किए? कॉमर्स फील्ड ऑप्ट किए। इसलिए कॉमर्स हमें क्या सिखाता है? पैसे कमाना सिखाता है ना? इसलिए हमारा सबसे ज्यादा फोकस कौन सी एक्टिविटीज पर रहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर रहता है। हमारा सबसे ज्यादा फोकस कौन सी एक्टिविटीज पर रहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर रहता है। इफ हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है। कौन से? पहला है एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है प्रोफेशन एंड थर्ड है बिजनेस। इफ हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, हमारे पास 3 ऑप्शंस है। एक है एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है प्रोफेशन, थर्ड है बिजनेस। सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? नौकरी, रोजगार, है ना? जो इंसान एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है उसे क्या कहता है? एम्प्लॉयर। और जिसे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है उसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉय। और जो हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। जब हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे तब हमें बदले में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन मिलेगा। कौन सा कंसिडरेशन? मॉनेटरी कंसिडरेशन। लेकिन वो मॉनेटरी कंसिडरेशन के क्या है? अलग अलग नाम है। ठीक है। जैसी हम एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाएंगे उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा? मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलेगा। तो जब मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो अब हमें यहां पर कौन सा कंसिडरेशन मिलता है? मॉनेटरी कंसिडरेशन। लेकिन उसका नाम क्या है? सैलरी या वेजेस। जब हम ऑफिस वर्क करते हैं तब हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। इफ हम लेबर वर्क करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगे। ठीक है। इफ हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, हमने सोचा हम प्रोफेशन करते हैं, तो जो इंसान प्रोफेशन कर रहा है उसे कहा जाता है प्रोफेशनल।
एंड वो जिसके साथ डील करता है उसे कहा जाता है क्लाइंट। जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट में देखा कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहां पर कौन रहते हैं प्रोफेशन में, प्रोफेशनल एंड क्लाइंट, जिसके साथ वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है। आए समझ में। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं हमें बदले में क्या मिलेगा, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलेगा, लेकिन उसका नाम क्या है, फीस। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को टीचिंग प्रोवाइड करवा रहा हूं तो मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा, फीस चार्ज करूंगा। तो मैं किधर आता हूं, प्रोफेशन में, है ना। इफ मैं कोई कॉलेज में एज ए लेक्चरर टीचिंग करवा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो मैं कहा जाता हूं, एम्प्लॉयमेंट में। आए समझ में। तो प्रोफेशन भी किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है। बदले में क्या मिलता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलता है, उसका नाम क्या है, फीस। इफ हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं करना, हमें प्रोफेशन नहीं करना, हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, बिजनेस। हम सबको पता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों किया जाता है, बिजनेस करने का क्या मोटिव है, क्या मोटिव रहता है बिजनेस करने का, प्रॉफिट अर्न करना, है ना, प्रॉफिट कमाना। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस करने के लिए सच एज क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, इफ हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें या प्रोफेशन की बात करें वहां क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड लेकिन बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के 2 पार्ट्स है, देखते हैं बिजनेस के कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है। एक को कहा जाता है प्रोडक्शन एंड एक को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस के कितने पार्ट्स है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या लेबर। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या मतलब है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या लेबर आर नोन एज प्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। आया समझ में। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, एंड प्रोडक्शन कहां किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है। प्रोडक्शन कहां किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है। आया समझ में। तो इंडस्ट्री क्या है, एक पार्ट है बिजनेस का विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आया समझ में। फिर बिजनेस का दूसरा पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस का दूसरा पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो इंडस्ट्री जो गुड्स को, जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, वो गुड्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, कॉमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन जॉब इज डन विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या करता है, जो इंडस्ट्रीज ने गुड्स प्रोड्यूस किए है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसके पास भेजता है, कॉमर्स के पास। एंड कॉमर्स क्या करता है, वो गुड्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द कंज्यूमर्स। आए समझ में। तो कॉमर्स क्या है, बिजनेस का एक पार्ट है विच इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो बिजनेस के कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, एक है इंडस्ट्री एंड एक है कॉमर्स। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री। आए समझ में। तो बिजनेस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, इफ मैं आप लोगों से पूछूं कि बिजनेस को एक ही लाइन में डिफाइन करो तो हम क्या बोलेंगे, बिजनेस इज द
प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन। आए समझ में? ठीक है, हमने सोचा कि हम बिजनेस करते हैं, फिर बिजनेस के दो पार्ट्स है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सबसे पहले हमने सोचा कि चलो हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, है ना। पहले हम इंडस्ट्री का डिस्कस करते हैं। तो जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो इंडस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी, थर्ड है टर्शियरी। ठीक है, एंड टर्शियरी सेक्टर को भी क्या बोला जाता है? सर्विस सेक्टर। आए समझ में? इफ हमें इंडस्ट्री में काम करना है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम कौन से सेक्टर में काम करें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो फुल्ली किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसे कौन सा सेक्टर कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जो नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इफ हमें प्राइमरी सेक्टर में काम करना है, हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन से? पहला है एग्रीकल्चर, सेकंड है एक्सट्रैक्टिव, थर्ड है जेनेटिक। ठीक है, इफ हमें प्राइमरी सेक्टर में काम करना है तो हमारे पास 3 इंडस्ट्रीज अवेलेबल है जिसमें हम काम कर सकते हैं। पहला है एग्रीकल्चरल, सेकंड एक्सट्रैक्टिव, थर्ड जेनेटिक। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री क्या होती है? खेती करना, है ना, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैंड एंड वाटर के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्शन, हम जमीन में से जो मिनरल्स निकालते हैं, क्या करते हैं हम? जमीन में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन, माइनिंग जिसे कहते हैं, है ना। तो वो क्या है? एक्सट्रैक्शन। क्या होता है? जमीन में से क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। फिर थर्ड है जेनेटिक। जेनेटिक का क्या मतलब होता है? वंश को आगे बढ़ाना। जेनेटिक इंडस्ट्री का क्या काम है? वंश को आगे बढ़ाना। किसके वंश को? प्लांट्स, एनिमल्स या बर्ड्स के वंश को आगे बढ़ाना। सो जेनेटिक इंडस्ट्री इज कनेक्टेड विद द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। आए समझ में? तो ये तीनों इंडस्ट्रीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज कहां पर आएगी? प्राइमरी सेक्टर में आएगी। बिकॉज प्राइमरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर या नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज कहां पर आएगी? प्राइमरी सेक्टर में आएगी। आया समझ में? ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे अभी हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडरी सेक्टर का क्या काम है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। प्राइमरी सेक्टर क्या करेगी? रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाएगी सेकेंडरी सेक्टर को, एंड सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा? उस रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा। द रॉ मटेरियल विच इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर, इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स बाय द सेकेंडरी सेक्टर। आया समझ में? तो सेकेंडरी सेक्टर का क्या काम है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। वो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करवाता है? प्राइमरी सेक्टर। आया समझ में? तो सेकेंडरी सेक्टर में इफ हमें काम करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं? 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग,
सेकेंड है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करती है? कंस्ट्रक्शन करती है। जैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इसको कंस्ट्रक्ट करना। तो ये सारी इंडस्ट्रीज किधर आएगी? सेकेंडरी सेक्टर में। आए समझ में? फिर थर्ड सेक्टर कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर, और इसे और भी क्या बोला जाता है? सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। विदाउट सर्विस आप कोई काम कर सकते हो क्या? नहीं। इसलिए टर्शियरी सेक्टर का क्या काम है? प्राइमरी सेक्टर को एंड सेकेंडरी सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवाना? सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इसलिए टर्शियरी सेक्टर क्या करती है? प्राइमरी सेक्टर को एंड सेकेंडरी सेक्टर को क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसलिए टर्शियरी सेक्टर को क्या बोला जाता है? सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, कौन से टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सर्विसेज, होटल सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज या एक्सेट्रा। तो टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। किसे? प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को। आया समझ में? तो ये क्या था? इंडस्ट्रीज के 3 पार्ट्स थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इफ हमें बिजनेस करना है, इफ हमने सोचा कि हमें इंडस्ट्री में काम करना है, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आए समझ में? तो इंडस्ट्री क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है विच इज कनेक्टेड या कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, फिर हमने सोचा कि नहीं, हम इंडस्ट्री में काम नहीं करते, हमने सोचा कि चलो हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। इफ हमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है तो हमें किधर काम करना पड़ेगा? कॉमर्स में। कॉमर्स क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? जो इंडस्ट्री हमें प्रोवाइड करवाती है। तो कॉमर्स क्या करता है? उन गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। इसे कहा जाता है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या है? बिजनेस के पार्ट्स है। आया समझ में? हमने इंडस्ट्री को डिस्कस कर लिया, फिर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स को। इफ हमें कॉमर्स में काम करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। पहला है ट्रेड एंड सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, इफ हमें कॉमर्स में काम करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं? 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। पहला है ट्रेड एंड सेकेंड है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड का सिंपल मतलब क्या होता है? ट्रेड का सिंपल मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का क्या मतलब होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इंसान ट्रेड करता है, जो इंसान ट्रेड करता है उसे कहा जाता है ट्रेडर। क्या कहा जाता है? ट्रेडर। ठीक है, इफ हमने सोचा कि हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास और 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि हम कौन सा ट्रेड करें। कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं? 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। एक को कहते हैं होम ट्रेड या एक को कहते हैं फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है, इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है या नेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है। ठीक है, होम ट्रेड का क्या मतलब होता है? जब हम ट्रेडिंग विद इन दी कंट्री करते हैं, विद इन दी कंट्री, तो उसे क्या कहा जाता है? होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड बोल लो या इंटरनल ट्रेड बोल लो या नेशनल ट्रेड बोल लो। जो विद इन दी बाउंड्री किया जाता है, विद इन दी कंट्री किया जाता है,
उसे कहते हैं होम ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ हम ट्रेड कर रहे हैं बिटवीन गुजरात एंड राजस्थान, तो ये क्या है? होम ट्रेड है। इफ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो ये क्या है? होम ट्रेड है। आए समझ में? तो जब भी हम होम ट्रेड करते हैं, हमारे पास और दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि जब हम होम ट्रेड करें तो हम कौन सा ट्रेड करें, होलसेल ट्रेड करें या रिटेल ट्रेड करें। ठीक है, जब हम होम ट्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, होम ट्रेड करे, सॉरी, होलसेल ट्रेड करे या रिटेल ट्रेड करे। होलसेल ट्रेड का क्या मतलब होता है? जब हम ट्रेडिंग करते हैं लार्ज स्केल पर, लार्ज क्वांटिटीज को लेकर जब हम ट्रेड करते हैं, उसे कहा जाता है होलसेल ट्रेड। एंड रिटेल ट्रेड किसे कहते हैं? जब हम स्मॉल स्केल पर ट्रेडिंग करते हैं, उससे कहा जाता है रिटेल ट्रेड। आए समझ में? इफ हमें होम ट्रेड नहीं करना है, हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब होता है? इफ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं अक्रॉस दी कंट्री, जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करते हैं, उसे कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बोल लो या इंटरनेशनल ट्रेड बोल लो या एक्सटर्नल ट्रेड बोल लो, एक ही चीज है। ठीक है, जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, अक्रॉस दी कंट्री हम ट्रेड करते हैं, उसे कहा जाता है फॉरेन ट्रेड, है ना? ये तो नाम अपन ने सुना होगा। फॉरेन ट्रेड हम या तो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, एंड थर्ड है री एक्सपोर्ट करते हैं। हमने इंपोर्ट का नाम सुना है। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? जो गुड्स फॉरेन कंट्री में बनते हैं, हम उसे क्या करवाते हैं? इंपोर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कोई गुड्स यूएसए में बन रहे है ना, हम यूएसए से वो गुड्स को क्या करवाएंगे? इंपोर्ट करवाएंगे। कहां पर? अपने इंडिया में। एंड फिर हम ये गुड्स को क्या करेंगे? अपने इंडिया में सेल करेंगे। आए समझ में? इसे क्या कहते हैं? इंपोर्ट। एंड एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? ऐसे गुड्स जो कहां बनते हैं? हमारी खुद की कंट्री में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गुड्स हम कहां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड हम उसे कहां पर बेच रहे हैं? आउटसाइड द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। इफ हमने जो गुड्स है हमने इंडिया में मैन्युफैक्चर किए एंड हम उसे बेच रहे हैं कहां पर? यूएसए में, तो इसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। आए समझ में कि नहीं? इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? ऐसे गुड्स जो फॉरेन कंट्री में बनते हैं, उसे हम इंडिया में बुलाते हैं, हम उसे इंडिया में बेचते हैं, उसे कहते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो हम डोमेस्टिक कंट्री में बनाते हैं, हमारी खुद की कंट्री में बनाते हैं, एंड हम उसे अक्रॉस द कंट्री बेचते हैं, दूसरी कंट्रीज में बेचते हैं, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। आए समझ में? जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तब हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं? तीन ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। पहला हमने देखा इंपोर्ट, एंड सेकंड देखा हमने एक्सपोर्ट। ये री एक्सपोर्ट हमारे लिए नया वर्ड है ना? री एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? री एक्सपोर्ट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इफ हमने कोई गुड्स यूएसए से मंगवाए, है ना, हमने कोई गुड्स यूएसए से मंगवाए, है ना, फिर वही गुड्स हमने किसको एक्सपोर्ट कर दिए? यूके को, है ना? मतलब क्या? हमने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करवाए एंड हमने दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसे? री एक्सपोर्ट। मतलब क्या? गुड्स हमने कोई और कंट्री से मंगवाया एंड हमने उसे कोई और कंट्री को बेचा, हमारे पास नहीं रखा, हमने कोई और कंट्री को बेच दिया, इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। पक्का? कौन से गुड्स है? यही गुड्स है जो हमने क्या करवाए? इंपोर्ट करवाए। वही गुड्स को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी और कंट्री में।
तो इसको क्या कहते हैं, री एक्सपोर्ट। आए समझ में? ठीक है। इफ हमें कॉमर्स में काम करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। पहला है ट्रेड एंड सेकेंड है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इफ हमें ट्रेड करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, दो, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड या नेशनल ट्रेड, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है। इफ हमें होम ट्रेड करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, एक है होलसेल ट्रेड एंड एक है रिटेल ट्रेड। इफ हमें लार्ज स्केल पर काम करना है तो हम होलसेल ट्रेड का काम करेंगे, इफ हमें स्मॉल स्केल पर काम करना है तो हम रिटेल ट्रेड का काम करेंगे। ठीक है। इफ हमें फॉरेन ट्रेड का काम करना है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे, ये एक्सपोर्ट करवाएंगे या री एक्सपोर्ट करेंगे। आए समझ में? ठीक है, आए समझ में? तो हमने कॉमर्स में देखा, इफ हमें ट्रेड करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इफ एंड हमें ट्रेड नहीं करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जब हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करते हैं तब हम ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड करने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं, है ना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, है ना, हेल्प करना। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी हेल्प करना। ठीक है। देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। मैं नीचे लिख लेता हूं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है ना। तो वो डिफिकल्टीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करते हैं। मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज, मतलब कुछ ऐसी सर्विस इंडस्ट्रीज है जो लोग क्या करते हैं, उनकी डिफिकल्टीज को रिमूव करते हैं। हमने ऊपर ही देखा था टर्जरी सेक्टर में जो क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वैसे ही जिन लोगों को ट्रेडिंग में प्रॉब्लम जाती है, ट्रेड करने में प्रॉब्लम जाती है, हम उन्हें क्या करवाएंगे, हम उनकी डिफिकल्टीज को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसी कहा जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, है ना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या काम है, डिफिकल्टीज रिमूव करना। कुछ ऐसी स्पेशल सर्विसेज, मतलब कुछ ऐसी स्पेशल इंडस्ट्रीज बनाई गई है जो ये सारी डिफिकल्टीज को क्या करती है, रिमूव करती है। उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड करने में कौन सी डिफिकल्टीज आती है, सबसे पहला है फाइनेंस, है ना। इफ हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या, किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है ना। तो ये रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, बैंकिंग सेक्टर, है ना। आया समझ में? तो ये सारी क्या है, ये सारी है डिफिकल्टीज है, और ये सारी डिफिकल्टीज को कौन रिमूव करता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रिमूव करता है। आया समझ में? फिर सेकेंड है प्लेस। प्लेस की भी डिफिकल्टीज जाती है, मतलब एक गुड को दूसरी जगह पहुंचाना, ये सारा काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको कौन सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट। आया समझ में? फिर एक है टाइम। टाइम का क्या मतलब है, जो हम गुड्स को प्रोड्यूस करके रखते हैं तो उसे एक सेफ प्लेस पर संभाल कर रखना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो गुड्स खराब हो जाएंगे। तो टाइम की भी प्रॉब्लम आती है, तो उसे कौन सपोर्ट करता है, वेयर हाउसिंग। आया समझ में? फिर एक है रिस्क। जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, किस चीज का, चोरी ना हो जाए, गुड्स जल ना जाए, ये अनसर्टेनिटी रहती है। कभी कभार ऐसे होता है कि चोरी हो गई या गुड्स जल गए, तो इन चीजों का रिस्क रहता है।
तो ये रिस्क को हटाने के लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, फिर एक रहता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, अब जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे पहुंचाएंगे कंज्यूमर्स तक, है ना? हम कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग हम लोग क्या करवाएंगे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। किसको? कंज्यूमर्स, कस्टमर्स तक। आया समझ में? फिर और किस चीज की प्रॉब्लम रहती है? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करवाता है? एजेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। एंड लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉब्लम आती है जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब हम कस्टमर्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, है ना? जब हम उन्हें गुड्स सेल कर रहे हैं या हम कोई किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसे कौन सपोर्ट करता है? कम्युनिकेशन। जब हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं तब हमारे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रख सकते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ। ठीक है, तो ये सारे क्या है? डिफिकल्टीज है। जब हम ट्रेड करते हैं तो ये सारी क्या है? डिफिकल्टीज है। तो ये सारी डिफिकल्टीज को कौन सपोर्ट करता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसलिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब है? जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें मदद करना, हेल्प करना, इसे कहा जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और ऐसी कुछ सर्विसेज या ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज है, सर्विस इंडस्ट्रीज है, जो ये सारी डिफिकल्टीज को क्या करती है? रिमूव करती है। उसमें से बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, एजेंट्स एंड कम्युनिकेशन। आए समझ में? इफ हम कॉमर्स करते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? हम ट्रेड ही नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं? जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, है ना? जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनकी क्या करना चाहते हैं? मदद करना चाहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उन्हें कुछ डिफिकल्टीज होती है, वो सारी डिफिकल्टीज को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ऐसी कुछ स्पेशल सर्विस इंडस्ट्रीज बनाई गई है जो ये सारी डिफिकल्टीज को क्या करती है? रिमूव करती है। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आए समझ में? ये क्या था? हमारे चैप्टर 1 का एक ब्रीफ ओवरव्यू था। इससे क्या होगा? हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हमें चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है ना? एंड ये चार्ट हमारे लिए चैप्टर 1 को पढ़ना बहुत इजी कर देगा। ठीक है, इसलिए चार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए, पहले आप लिख लीजिए, फिर हम रिवाइज करके ये लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, आप पेन डाउन कर लीजिए ये चार्ट को।
ठीक है, लिख लिया। चलो हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम ये लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या रहती है। एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज। जिसके पीछे हमारा कुछ मकसद रहता है, हमारे ये मकसद रहता है कि हम जो काम करेंगे उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी अदर फॉर्म। कंसिडरेशन का फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उसके बदले में हमको क्या मिलता है, कंसिडरेशन। लेकिन उसका नाम क्या रहता है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, है ना। तो कंसिडरेशन किस फॉर्म में रहते हैं, लव, अफेक्शन, हेल्प, सोशल सर्विस, रिलीजन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसके बदले में हमको कौन सा कंसिडरेशन मिलता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलता है, पैसा या मनीज वर्थ मिलेगा। ठीक है, इफ हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, 3 ऑप्शंस। पहला एम्प्लॉयमेंट, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड बिजनेस। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमें कौन सा कंसिडरेशन मिलता है, मॉनेटरी, लेकिन उसका नाम क्या रहता है, सैलरी एंड वेजेस। इफ हम ऑफिस वर्क करते हैं तो सैलरी मिलती है, इफ हम लेबर वर्क करते हैं तो वेजेस मिलता है। इफ हम प्रोफेशन काम करते हैं तो हमें कंसिडरेशन मिलता है मॉनेटरी कंसिडरेशन, लेकिन उसका नाम क्या रहता है, फीस। ठीक है, फिर एक लास्ट ऑप्शन रहता है बिजनेस करना। इफ हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस के कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है। पहला है प्रोडक्शन एंड सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन क्या है, जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड लेबर्स। आया समझ में। तो प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, एंड ये प्रोसेस कहां की जाती है, इंडस्ट्री में की जाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या है, एक पार्ट है बिजनेस का। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजते हैं, किसके पास, कॉमर्स के पास। तो कॉमर्स क्या है, एक बिजनेस का एक पार्ट है विच इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या है, बिजनेस के एक पार्ट है जो क्या करते हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्शन के साथ कंसर्न है एंड कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंसर्न है। इफ मैं एक सिंपल लाइन में बोलूं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आए समझ में बिजनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था इंडस्ट्री। इफ हमें इंडस्ट्री में काम करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, 3 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहले हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था इफ हमें प्राइमरी सेक्टर में काम करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला एग्रीकल्चरल, खेती करना। सेकेंड एक्सट्रैक्टिव, मतलब लैंड में से रिसोर्सेस निकालना, मिनरल्स निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, थर्ड था जेनेटिक। जेनेटिक का क्या किससे कनेक्टेड है, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर था। फिर हमने देखा था सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का क्या काम है, जो रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, फिर उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। इफ हमें सेकेंडरी सेक्टर में काम करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 2 ऑप्शंस। पहला था मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर हमने देखा था टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को भी क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर बोला जाता है ना। टर्शियरी सेक्टर का क्या काम है, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवाना, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। कौन सी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये था इंडस्ट्री का। फिर हमने देखा था इफ हम कॉमर्स में काम करना चाहते हैं, कॉमर्स में क्या काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज, हम खुद प्रोड्यूस करते हैं क्या, नहीं। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें इंडस्ट्री बनाकर देती है, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
आया समझ में? इफ हम कॉमर्स में काम करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं? 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। पहला था ट्रेड एंड सेकेंड था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का सिंपल मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इफ हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास और 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। पहला है होम ट्रेड एंड सेकेंड है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को और क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड या नेशनल ट्रेड। ठीक है, फिर फॉरेन ट्रेड्स को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, है ना। जब हम होम ट्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं? 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि हम होलसेल ट्रेड करें या रिटेल ट्रेड करें। जब हम लार्ज स्केल में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? होलसेल ट्रेड। जब हम स्मॉल स्केल पर काम करना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसे रिटेल ट्रेड। ये क्या था हमारा होम ट्रेड का। फिर हमने देखा था फॉरेन ट्रेड। इफ हम फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं? 3 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। एक है इंपोर्ट, एक है एक्सपोर्ट और एक है री एक्सपोर्ट। आए समझ में? इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? जब कोई गुड्स फॉरेन कंट्री में बनते हैं हम उसे क्या करवाते हैं? अपनी डोमेस्टिक कंट्री में इंपोर्ट करवाते हैं और उसे हम क्या करते हैं? हमारे ही कंट्री में सेल करते हैं। इसे कहते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? जब हम कोई गुड्स हमारी खुद की कंट्री में बनाते हैं एंड हम दूसरी फॉरेन कंट्रीज में बेचते हैं, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट करते हैं हम विद इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट करते हैं हम अक्रॉस द कंट्री। आए समझ में? जब हम अक्रॉस द कंट्री ट्रेड करते हैं उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। एंड री एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? हम कोई कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं एंड वही गुड्स को हम क्या करते हैं? दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं री एक्सपोर्ट का कंसेप्ट। आया समझ में? तो जब भी हम ट्रेड करना चाहते हैं तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं? 2, होम ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड विद इन द कंट्री होता है, फॉरेन ट्रेड अक्रॉस द कंट्री होता है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल था। इफ हम ट्रेड नहीं करते हैं तो हम क्या काम करेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करेंगे। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब होता है? हम ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे हैं हम उनको क्या करेंगे? मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ऑक्सिलरीज का क्या मतलब होता है? सपोर्ट करना, मदद करना। ठीक है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, हम वो डिफिकल्टीज को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। उसके लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सारी डिफिकल्टीज को क्या करता है? रिमूव करता है। हमें कुछ डिफिकल्टीज देखे थे। एक था फाइनेंस, फाइनेंस को कौन सपोर्ट करता है? बैंकिंग। फिर एक था प्लेस, प्लेस को कौन सपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट। फिर एक था टाइम, टाइम को कौन सपोर्ट करता है? वेयर हाउसिंग। एक था रिस्क, रिस्क को कौन सपोर्ट करता है? इंश्योरेंस। एक था इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है? थ्रू एडवर्टाइजिंग। फिर एक था इंस्ट्रक्शंस, कौन प्रोवाइड करवाते हैं? एजेंट्स। एंड एक था कॉन्ट्रैक्ट, वो किसके हेल्प से होता है? कम्युनिकेशन। आया समझ में? तो ये सारा क्या था? हमारा एक चैप्टर 1 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा। ये क्या करेगा? हमें हेल्प करेगा चैप्टर 1 को एकदम इजीली पढ़ने में। आया समझ में गाइस? तो हम आज के लेक्चर को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।